Hello everyone, my name is वैशाली बंसल and I welcome you all to my channel। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि क्या उन्हें फिनेंस में एमबीए करनी चाहिए या नहीं। तो आज हम एमबीए इन फिनेंस के बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या कोर्स स्ट्रक्चर होता है, क्या करियर ऑप्शंस है। ये सब एरियाज हम अच्छे से कवर करेंगे और एंड में आपके लिए एक बोनस टिप भी है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं एमबीए इन फाइनेंस के बारे में। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ठीक है। उनमें फिनेंस होता है, मार्केटिंग होता है, ऑपरेशंस होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं और सब कुछ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और एमबीए भी यूजुअली इन्हीं में स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है। चाहे आप एमबीए फिनेंस में कर सकते हैं, मार्केटिंग में, ऑपरेशंस में, एचआर में। इसके अलावा एनालिटिक्स का भी ऑप्शन रहता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हर फंक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं फिनेंस के बारे में। तो सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो बात आती है एलिजिबिलिटी की। लोग पूछते हैं कि कौन कौन एमबीए इन फिनेंस कर सकता है, मेरा नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, कैन आई डू इट और नॉट। तो अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है, चाहे वो बीकॉम हो, बीबीए हो, बीटेक हो, बीएससी हो, बीए हो, आप एमबीए इन फिनेंस कर सकते हैं। बस आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। सेकेंडली हम बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन की। तो कोर्स ड्यूरेशन जो एमबीए का होता है वो 2 साल का होता है। जो पहला साल होता है उसमें आपको हर फील्ड के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। आपको मार्केटिंग भी पढ़ाया जाता है, ऑपरेशंस, एचआर, एनालिटिक्स, सब सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं ताकि सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो। और सेकेंड ईयर में जाके आपको स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी होती है। तो मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ फर्स्ट ईयर में अच्छे से अपने सब्जेक्ट्स को पढ़िए और ये समझने का ट्राई कीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आ रहा है। उससे आप अपनी स्पेशलाइजेशन को लेके एक बेटर डिसीजन ले पाओगे। और तब भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनमें आपको एंटर करने से पहले बताना होता है कि आप क्या स्पेशलाइजेशन चूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि एसपी जैन। तो वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो पहले से ही एनालाइज कर सके कि कौन सी स्पेशलाइजेशन में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं और उसी हिसाब से वो कंपनीज़ को प्लेसमेंट के लिए बुला सके। लेकिन जिस इंसान को कोई भी नॉलेज नहीं है उस स्पेशलाइजेशन की, उसके लिए ये डिसीजन लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं ट्राई करूँगी कि इस वीडियो के थ्रू आप वो डिसीजन अच्छे से ले पाओ। तो वैसे यूजुअली कोर्स ड्यूरेशन 2 साल का ही होता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि आईएसबी हैदराबाद, वहाँ पे 1 साल का होता है और वो कोर्स सिर्फ उनके लिए होता है जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है। तो कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के अदरवाइज एमबीए का कोर्स 2 साल का ही होता है। फिर बात करते हैं कि आपको कौन कौन से एग्ज़ाम्स देने हैं अगर आपको एमबीए इन फाइनेंस करना है। तो जो भी इंडिया में एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, कैट है, मैट है, एनमैट है, जी मैट है, जैट, स्नैप, आईबी सैट, सी मैट, ये सब एग्ज़ाम्स आप दे सकते हो अगर आप फिनेंस में एमबीए करना चाहते हो। तो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एक फ्री एमबीए ट्रैकर प्रोवाइड किया है ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन डेट ना मिस करो। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं और अपना फ्री एमबीए ट्रैकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मैं इंस्टाग्राम पे भी रेगुलरली अपडेट करती रहती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ़ीस की। तो एमबीए कॉलेजेस की फ़ीस यूजुअली 10 to 20 लाख्स के बीच में होती है। अगर आप आईएम्स की बात करेंगे तो उनकी क्लोज टू 18-20 लाख्स ही रहती है। कुछ कॉलेजेस की कम भी होती है। जो मेजर एक्सेप्शंस हैं वो है एफएमएस और जेबीआईएमएस। तो एफएमएस दिल्ली में है, वो डीयू के अंडर आता है। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से आप एमबीए 20,000 में कर सकते हो। तो ये एक अकेला ऐसा कॉलेज है इंडिया में जो हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देता है, यानी कि आप 20,000 इन्वेस्ट करके 25 से 30 लाख तक की जॉब भी पा सकते हो अगर आपने एमबीए एफएमएस से की है। तो ये बहुत अमेजिंग कॉलेज है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में, लेकिन वो सब फीका पड़ जाता है जिस तरीके का रिटर्न ये कॉलेज हमें दे रहा है। देन जेबीआईएमएस इज़ अ वेरी फेमस कॉलेज फॉर फाइनेंस कोर्सेज। इसकी फ़ीस भी 3 लाख ही है। तो इसमें भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अदरवाइज आप जो फीस एक्सपेक्ट कर सकते हो वो 10 to 20 लाख्स के बीच में है। नाउ कमिंग ऑन टू सैलरी। तो सैलरी देखो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने कौन से कॉलेज से एमबीए किया है। अगर आप आईएम्स से करते हो तो आप 25 से 30 लाख
का पैकेज भी आराम से पा सकते हो। मतलब 3 लाख से लेके 30 लाख के बीच में आपको कुछ भी मिल सकता है, डिपेंडिंग कि आपने कौन से कॉलेज से की है, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है। अगर हम एवरेज की बात करें तो फिनेंस की फील्ड में जो एवरेज रहता है वो 6,78,000 का रहता है, यानी कि आपने MBA इन फिनेंस अभी कंप्लीट किया है और आप जस्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो, तो जो एवरेज है वो ये है। लेकिन अगेन इट क्लियरली डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज। तो अगर यही मोटिवेशन है, यही सोच के अच्छे से पढ़ लो कि आइम्स निकालने हैं ताकि आप एटलीस्ट उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बैठ पाओ। जो बाकी कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती है, आप वो मिस कर देते हो। तो ट्राई करो कि आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाओ। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिनेंस के बारे में। अब हम बात करते हैं कोर्स स्ट्रक्चर की। तो देखो, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फिनेंस एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, ठीक है। उसके अंडर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स फिनेंस में पढ़ाए जाते हैं, ताकि आप उसके बेसिस पे एक डिसीजन ले सको कि आपको वो कोर्स परस्यू करना है या नहीं। तो सबसे पहले देखो, जो MBA का फर्स्ट ईयर होता है ना, उसमें तो हर फील्ड के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। आपको बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता है, मार्केटिंग में आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है, फिर आपको HR में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ाया जा रहा है, फिनेंस में फिनेंशियल मैनेजमेंट है, स्ट्रैटेजी, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, कॉर्पोरेट लॉ, बिजनेस एनालिटिक्स और कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाते हैं। अगर आप सेकेंड ईयर में फिनेंस में स्पेशलाइजेशन करने का डिसीजन ले लेते हो, तो प्लीज़ अपना कॉर्पोरेट फिनेंस का सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना। कॉर्पोरेट फिनेंस में आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट से, जो आगे के सारे सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं यूज़ होता ही है। तो अगर आप फिनेंस में स्पेशलाइजेशन करने की सोच रहे हो तो कॉर्पोरेट फिनेंस को अच्छे से पढ़ना, क्लास में अच्छे से ध्यान देना। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की। तो हर कॉलेज का अपना एक अलग तरीका होता है। अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो हमें अगर फिनेंस में मेजर करना था तो 15 में से 8 सब्जेक्ट हमारे फिनेंस में होने चाहिए थी। मुझे फिनेंस पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे 15 में से 12 सब्जेक्ट्स फिनेंस के थे, लेकिन आप अपने कॉलेज के हिसाब से सब्जेक्ट्स चुन सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फिनेंस के सब्जेक्ट लिस्ट डाउन किए हैं। हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं कि इनमें क्या पढ़ाया जाता है, ताकि आपको आइडिया लग सके। तो सबसे पहले फिनेंशियल डेरिवेटिव्स। तो जो इक्विटी मार्केट होती है ना, तो आपने सुना होगा कि शेयर्स के अलावा उनके फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी होते हैं, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको फिनेंशियल डेरिवेटिव्स में पढ़ाए जाते हैं। सेकेंडली, इंटरनेशनल फिनेंस। तो करेंसी एक्सचेंज रेट हो गया, उसका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होता है, वो सब कुछ आपको इंटरनेशनल फिनेंस में पढ़ाया जाता है। मतलब दो कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, अगर जापान है वो अपने प्रोडक्ट्स जो है वो अलग अलग जगह एक्सपोर्ट करती है, अगर एक्सचेंज रेट में कुछ भी फ्लक्चुएशन आता है तो ऑब्वियसली उसके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सब कुछ आप इंटरनेशनल फिनेंस में सीखते हो। थर्डली, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़। तो देखो, जैसे जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में आपका कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होता है, आपको कितना भी रिटर्न मिल सकता है, हो सकता है आप लॉसेस में जाओ। लेकिन कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ होती हैं जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, जहाँ पे आपको एक फिक्स्ड इनकम मिलती है, यानी कि आपका इतना परसेंटेज आपकी इन्वेस्टमेंट पे आएगा ही आएगा। तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में सीखते हो। तो बेसिकली ये डेट मार्केट को कवर करती है। देन कमिंग ऑन टू इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो आप बेसिकली इसमें यही सीख रहे हो कि आपको अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उसमें आपको क्या रिटर्न्स आ रहे हैं, आपका रिस्क कितना है, वो सब कुछ आप इसमें सीखते हो। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और अगर आप सोच रहे हो कि आपको आगे पोर्टफोलियो मैनेजर बनना है और मोतीलाल ओसवाल जैसी कंपनीज़ में जाना है, तो फिर आपको ये सब्जेक्ट लेना ही चाहिए। देन कमिंग ऑन टू बिजनेस वैल्यूएशन। तो एक बिजनेस को कैसे वैल्यू करते हैं वो आप बिजनेस वैल्यूएशन में सीखते हो। तो आपने देखा होगा कि लोग क्या है, लोग शेयर मार्केट में ऐसे कंपनीज को ढूंढने का ट्राई करते हैं जो कि अंडर प्राइस्ड हो, यानी कि अभी एक्चुअल में उनका प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो प्राइस शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो कम है। तो वो सब आप कैसे करते हो, वो आप बिजनेस वैल्यूएशन में सीखते हो। अलग अलग मॉडल्स होते हैं, DCF मॉडल होता है। तो आप पूरा फाइनेंशियल मॉडलिंग करना सीखते हो और एक बिजनेस को एनालाइज करना सीखते हो कि एक्चुअल में उसकी कितनी वैल्यू है, वो आपको इस कोर्स में सिखाया जाता है। देन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। तो इसमें आपको बेसिकली फाइनेंशियल रिस्क एनालाइज करने का सिखाया जाता है। अगर आप आगे जाके सर्टिफिकेट कोर्सेज करना चाहते हो, जैसे कि CFA हो गया, FRM हो गया, तो आप फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट सब्जेक्ट को भी अच्छे से पढ़ना। देन कमिंग ऑन टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग।
तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अपने आप में एक बहुत ब्रॉड अम्ब्रेला है, लेकिन इसके अंडर और भी बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो गया, आईपीओ की बात करें तो वो हो गया, तो वो ये सब कुछ आपको इसमें सिखाया जाता है। देन कमिंग ऑन टू प्राइवेट इक्विटी, तो जैसे कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं वो एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, यानी कि हम और आप जैसे लोग भी उसे खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं वो प्राइवेटली ट्रेड होते हैं, यानी कि कोई भी उनको नहीं खरीद सकता, कुछ बड़ी पार्टीज ही होती है जो वो उन कंपनीज के शेयर को होल्ड करती है। तो वहाँ पे भी अगेन आपको बिजनेस वैल्यू करना पड़ता है, कैसे वो सब कुछ हैंडल होता है, वो सब कुछ आप प्राइवेट इक्विटी में सीखते हो। देन फिनेंस का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, कैसे बैंक काम करता है, बैंकिंग के प्रोडक्ट्स हो गए, इंश्योरेंस हो गया, वो सब कुछ आपको इस सब्जेक्ट में सिखाया जाता है। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि आपको किस तरीके के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और उन सब्जेक्ट से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज करियर ऑप्शंस। अगर आप MBA इन फिनेंस कर लेते हो तो आप किस तरीके के रोल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टॉक ब्रोकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, क्रेडिट एनालिस्ट, रिलेशनशिप मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो ये कुछ एक्चुअल में ब्रॉड एरियाज़ हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे रोल्स हैं जो आप MBA इन फिनेंस के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन आई नो, जब मैंने अपने टाइम पे रिसर्च की थी और ये सब मैं सुनती थी तो मुझे इनका कुछ मतलब ही नहीं पता था। मतलब बोला जाता था कि आप बाद में क्रेडिट एनालिस्ट बन सकते हो, पर वो होता क्या है, मैं बॉटनी बैकग्राउंड से आई हूँ, मुझे नहीं पता। वो चीज़ अपनी वीडियोस में नहीं एक्सप्लेन करते थे, तो इसमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा इन रोल्स के बारे में भी बताने वाली हूँ ताकि आप समझ पाओ कि किस तरीके का काम आपको आगे जाके करना है। तो सबसे पहले मैं क्रेडिट एनालिस्ट की बात करती हूँ। तो मेरा जो खुद का इंटर्नशिप का रोल था वो क्रेडिट एनालिस्ट का ही था। एनालिस्ट के काम को समझते हैं। अब बैंक्स जो होते हैं वो लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर मैं हूँ, मुझे लोन चाहिए, मैं बैंक के पास गई, तो अब बैंक ये एनालाइज करेगा कि क्या मुझे लोन देना चाहिए या नहीं, और अगर देना भी चाहिए तो कितने अमाउंट का देना चाहिए, कितने इंटरेस्ट का देना चाहिए, मतलब मेरी कितनी कैपेबिलिटी है वो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट बैंक को वापस करने की। तो वो सारा जो एनालिसिस है वो क्रेडिट एनालिस्ट करता है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए लोन ले रहे हो तो वो बैंक देखेगा कि अच्छा, आपका बिजनेस में कैश फ्लो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या आप हमारा इंटरेस्ट पे कर सकते हो या नहीं। बेसिकली ये सारा काम जो होता है क्रेडिट एनालिस्ट का होता है। वही आपकी पूरी रिस्क प्रोफाइल चेक करके ये डिसाइड करता है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं। तो दिस वाज अबाउट क्रेडिट एनालिस्ट। अब ये किसी भी लेवल पे हो सकता है, बहुत बड़े बड़े बैंक्स अगर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को लोन देना है, या फिर छोटे मोटे बिजनेसेस को लोन देना है, SMEs हो गए, तो वो लेवल वेरी करता है, लेकिन काम बेसिकली यही होता है। देन कमिंग ऑन टू द पोर्टफोलियो मैनेजर। तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, तो म्यूचुअल फंड में कौन वो चीज़ डिसाइड कर रहा है कि उस फंड में कौन कौन से शेयर्स रहेंगे, वो सारा काम पोर्टफोलियो मैनेजर का है। वो देख रहा है कि ये पोर्टफोलियो पर्टिकुलरली कैसे प्रॉफिटेबल होगा। वो अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज कर रहा है कि अच्छा, ये कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, इसे पोर्टफोलियो से निकाल देना चाहिए, दिस कंपनी इज़ परफॉर्मिंग गुड, मुझे ये रखना चाहिए, स्मॉल कैप शेयर्स रखने हैं, मिड कैप शेयर्स रखने हैं। तो वो सारा डिसीजन जो है वो पोर्टफोलियो मैनेजर का है, वो आपके लिए वो डिसीजन ले रहा है। देन इफ़ आई टॉक अबाउट फाइनेंशियल कंसल्टेंट, तो कंसल्टेंसी जो होती है ना वो बेसिकली एक हाई प्रोफाइल जॉब है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं कंसल्टेंसी की, जैसे कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप या फिर मैकिन्जी। तो जब भी किसी कंपनी को कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो वो इन कंसल्टिंग फर्म्स के पास अपनी प्रॉब्लम लेके जाती है और वहाँ पे उनको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर कोई कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है, मतलब उसने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट कर ली है, लेकिन अब वो फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट के पास जाएंगे और वो उनको बताता है कि अच्छा, आप ये स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करके देखो, आप अपना यहाँ पे कॉस्ट कट कर सकते हो, आप इस मार्केट को टारगेट करके देखो। वो सारा काम आपके लिए फाइनेंशियल कंसल्टेंट करता है। देन इफ़ आई टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, तो जैसे मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अपने आप में काफ़ी ब्रॉड एरिया है, इसके अंदर और भी सब डिविजन्स होते हैं। तो एक हो गया मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, जब दो कंपनीज मर्ज करती है या फिर एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, तो वो सारे प्रोसेस को इन्वेस्टमेंट बैंकर हैंडल करता है। वो उनकी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करता है कि कैसे ये मर्ज होंगी, किसके एसेट्स हम रखेंगे, किसके एसेट्स हम बेच देंगे ताकि रिडंडेंट एसेट्स ना हो। वो सब चीज़ें इन्वेस्टमेंट बैंकर करता है, ठीक है। उसके अलावा जब कंपनीज पहली बार एक्सचेंज में लिस्ट होती है, यानी कि वो अपना IPO पब्लिक के सामने लेकर आती है, तो वो सारा काम भी इन्वेस्टमेंट बैंकर का होता है। उसमें से कुछ कमीशन उनको मिलता है और उनकी फ़ीस होती है।
तो ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर बहुत सारे डिविजन्स हैं। फिर से ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल जॉब है, लेकिन वन ऑफ द टफेस्ट जॉब जो है वो ये है। मैं कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का इंटरव्यू देख रही थी जो अपने फील्ड में काफ़ी सक्सेसफुल है। तो उनमें से एक जो थी वो रोज़ रात को अपने टेबल के नीचे ही सो रही थी और सुबह उठ के वहीं से काम कंटिन्यू कर रही थी। मतलब इतना काम रहता है, उनको कभी भी रात को बुला लेते हैं बिकॉज़ वो काफ़ी बड़ी बड़ी डील हैंडल कर रहे होते हैं और काफ़ी डेडलाइंस पे वो काम कर रहे होते हैं। तो वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स, लेकिन फिर से वन ऑफ द हार्डेस्ट जॉब्स। ठीक है, तो ये कुछ करियर ऑप्शंस थे जो आपको आगे मिल सकते हैं अगर आपने एमबीए इन फाइनेंस किया है। मैंने इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा इसीलिए बताया ताकि आप इनका काम भी समझ पाओ कि अगर आप कल इस प्रोफाइल में जाते हो तो आपका काम क्या होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कॉलेजेस फॉर एमबीए इन फाइनेंस। तो बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं? IIMA, IIMB, IIMC, इनके बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है। देन FMS Delhi, अगेन द कॉलेज दैट गिव्स यू हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। JBIMS, वेरी फेमस कॉलेज फॉर फिनेंस। NMIMS मुंबई, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है एमबीए इन फाइनेंस के लिए। देन IMT गाजियाबाद इज़ ऑल्सो नोन फॉर फाइनेंस। तो आप ट्राई करो कि अच्छे से अच्छा कॉलेज निकालो, अच्छे से प्रिपेयर करो, बिकॉज देखो जितना पुराना और जितना रेप्यूटेड कॉलेज होता है ना, वहाँ पे कंपनीज ब्लाइंडली आ जाती है, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है बड़ी बड़ी कंपनीज बुलाने के लिए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है अच्छी कंपनीज के लिए बैठने के लिए। तो आप ट्राई करो कि आप अच्छे से अच्छा कॉलेज निकालो। अब ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कैन आई डू एमबीए इन फाइनेंस फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड? तो ऑब्वियसली देखो, ये आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप एमबीए इन फाइनेंस कर सकते हो। मैंने खुद बॉटनी ऑनर्स करने के बाद एमबीए इन फाइनेंस किया है। अगर आप मेरी जर्नी के बारे में नहीं जानते हो तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई है, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो देखो, आप कुछ भी सीख सकते हो। आपका ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए कि कैन आई डू एमबीए इन फाइनेंस। आप चाहे तो मार्केटिंग, ऑपरेशंस, कुछ कोई भी सब्जेक्ट सीख सकते हो। इट्स जस्ट दैट कि शुरू में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है उस सब्जेक्ट को समझने के लिए, बट वंस यू गेट द नैक ऑफ इट तो वो सब्जेक्ट आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगता है। तो कैन आई डू तो सवाल होता ही नहीं है। तो आपको एक्चुअल में क्या सवाल पूछना है? दैट इज, शुड आई डू एमबीए इन फाइनेंस और नॉट? देखो, ये क्वेश्चन एक्चुअल में आपको पूछना चाहिए कि आपको एमबीए इन फाइनेंस करना है या नहीं। और इसका आंसर अगर मैं आपको एक वर्ड में दूं तो दैट इज़ इंटरेस्ट। इट प्योरली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। देखो, आप अभी ये सोच रहे हो कि यार बहुत ही ज़्यादा इसमें हाई प्रोफाइल जॉब्स है, उस इंसान को देखो उसने एमबीए इन फाइनेंस किया था, आज वो कहाँ पहुँच गया। लेकिन प्लीज़ दूसरों से ड्रीम्स उधार पर लेके उसे अपना ड्रीम मत बनाओ। आपको नहीं पता कि कल उस जॉब में क्या होगा। देखो, वो काम आपको लाइफ टाइम करना है। वो ऐसा नहीं है कि बस एक बार ही आपने डिसाइड किया और कुछ महीने आपका वो काम रहा और आपको रिटर्न्स मिलने लग जाएंगे। जब आप इनिशियली स्टार्ट करते हो तो आपको धीरे धीरे वो करियर पे सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। बहुत छोटे छोटे काम से स्टार्ट करना पड़ता है, तब आगे जाके आप बड़ी बड़ी डील्स हैंडल करते हो। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो। अगर आप वो सब्जेक्ट बेमन पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आप बर्न आउट कर लोगे, खुद को गिव अप कर दोगे। तो प्लीज़ ये डिसीजन इसी बेसिस पे लो कि आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, इसीलिए मैंने उन करियर ऑप्शंस के बारे में थोड़ा डिटेल में बात किया, थोड़ा सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में बात किया, ताकि आप समझ पाओ कि क्या आप इस करियर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब एक बोनस टिप, देखो बहुत बच्चों का क्या होता है कि यार हमें पता ही नहीं फिनेंस में क्या होता है, हमारी सारी सुनी सुनाई बातें हैं, हम कैसे डिसाइड करें कि हमारा उसमें इंटरेस्ट है या नहीं। तो आपको उसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम पे आप ऑनलाइन जाके बहुत सारे फिनेंस के कोर्सेज कर सकते हो। तो ये सारी वेबसाइट्स जो हैं ये कुछ बेसिक फाइनेंशियल कोर्सेज आपको प्रोवाइड करती है, जैसे कि कोर्सेरा हो गया, फ्लिप हो गया, फिन शिक्षा हो गया, एडेक्स हो गया। तो इन पे आप फिनेंस के कोर्सेज कर सकते हो। और मेरा पर्सनल फेवरेट यूडमी है, क्योंकि इसमें क्या फ़ायदा है कि अगर आपको वो कोर्स नहीं पसंद आया ना, तो कुछ दिनों के बाद आप उस कोर्स के लिए रिफ़ंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और आपके पैसे वापस आ जाएंगे। तो आप ट्राई करो कि कुछ बेसिक फाइनेंस के कोर्सेज शॉर्टलिस्ट करो, करके देखो अगर आपको वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है। मतलब पूरा डिसीजन उसके बेसिस पे मत लो, बट एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको
क्या पढ़ाया जा रहा है, वो पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो डिफ़िकल्ट भी है कोई बात नहीं, अभी नहीं समझ आ रहा चलेगा, लेकिन क्या आप उसके लिए एफ़र्ट डालने को रेडी हो। ये सब चीज़ें आप तभी डिसाइड कर पाओगे जब आप खुद वो सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। तो इसलिए अगर आपको कॉलेज में एंटर करने से पहले ये डिसीजन लेना है ना, तो आप इन सब पे कोर्स कर सकते हो, और साथ ही में कोर्स कंप्लीट करने पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है जो आपको इंटर्नशिप में भी हेल्प करेगा। तो इसलिए कंसिडर इट एज एन इन्वेस्टमेंट अगेन, बिकॉज आप अपना करियर का इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो। तो इन सब पे कोर्सेज करके देखो। और अगेन यूट्यूब पे तो सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, इसको अच्छे से यूज़ करो। उन लोगों के इंटरव्यूज़ देखो जो ऑलरेडी MBA इन फिनांस कर चुके हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, किस तरीके का काम आज वो कर रहे हैं, वो सब चीज़ें एनालाइज करो। इंटरनेट को अच्छी चीज़ के लिए यूज़ करो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, बहुत रिसर्च करके मैं आपके लिए सारा कंटेंट लाई हूँ ताकि मैं आपके सारे क्वेश्चंस आंसर कर सकूँ। तो आई जस्ट हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। उसी से मुझे पता चलेगा कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है या नहीं। तो जस्ट प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन, और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है वहाँ पे भी क्लिक कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशंस रेगुलरली आती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। बिकॉज हम आपके करियर से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आगे करने वाले हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो, अपने करियर को लेके इन्फॉर्म डिसीजन लो। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे अपना करियर मत चूज़ करो, बिकॉज वो आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। एंड ट्राई करो कि आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाओ, बिकॉज देखो ब्रांड जो होता है ना कॉलेज का, वो बहुत मैटर करता है। चाहे उस चीज़ को आप कितना ही नेग्लेक्ट कर लो, लेकिन एक अच्छा कॉलेज आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है। तो स्टे मोटिवेटेड, अच्छे से पढ़ाई करो। कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो। सी यू सून।